प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्तकालीन प्रशासनिक गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तकालीन शासक, उस समय के शासन व्यवस्था तथा गुप्तकालीन शासक को उसके शासन में सहयोग करने वाले प्रमुख अमात्य, मंत्री, अधिकारियों तथा कई केंद्रीय अधिकारी जैसे प्रतिहार, महाप्रतिहार, महासेनापति, महासंधि विग्रहिक, दंडपाशिक, विनय स्थिति स्थापक, कुमारामात्य जैसे प्रमुख अधिकारियों के कार्य और कर्तव्य के संदर्भ में चर्चा की। आज हम लोग गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन पर विचार करेंगे। गुप्तकालीन प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था और इस समय प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति के नाम से जाना जाता था। गुप्त प्रशासन के प्रमुख जो प्रांत होते थे वे सुराष्ट्र थे, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, पुंड्रुवर्धन, मगध इत्यादि। प्रांत या भुक्ति के जो शासक होते थे वे उपरिक कहलाते थे और इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी तथा वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। सीमांत प्रदेशों के शासक गुप्ता कहलाते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट पर्याप्त सोच विचार के बाद करता था। ऊपरिक के जो पद होते थे वह प्रायः गुप्तकालीन राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही उस पर नियुक्ति की जाती थी, लेकिन कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद प्रदान कर दिया जाता था। इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र गोविंद गुप्त तीरभुक्ति का तथा कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र घटोत्कच गुप्त पूर्वी मालवा का उपरिक या राज्यपाल था। कुमारगुप्त के समय में उत्तरी बंगाल में पुंड्रुवर्धन नामक प्रांत गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था, जहाँ का शासक चिरादत्त था। अब हम लोग गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के पश्चात उस समय के जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन पर विचार करेंगे।
भुक्ति अथवा प्रांत का विभाजन प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से कई जिलों में बांटा गया था और इस समय जिला को विषय कहा जाता था तथा विषय के प्रमुख अधिकारी विषयपति कहलाते थे। विषयपति को कुमारामात्य भी कहा गया है। विषयपति की नियुक्ति प्रायः संबंधित प्रांत के उपरीक अथवा राज्यपाल द्वारा ही की जाती थी, लेकिन कभी कभी स्वयं गुप्त सम्राट ही उनकी नियुक्ति करता था। जिला के प्रमुख पदाधिकारी विषयपति का अपना कार्यालय होता था। कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। जिला के अधिकारी अथवा विषयपति एक समिति की सहायता से जिले का शासन चलाता था, जिसमें कई सदस्य होते थे, जैसे नगर के महाजनों का प्रमुख नगर श्रेष्ठी, व्यवसायियों का प्रधान सार्थवाह, प्रधान शिल्पी, प्रथम कुलिक तथा मुख्य लेखक जो प्रथम कायस्थ कहलाते थे। ये तमाम सदस्य जिले के शासन चलाने में प्रमुख भूमिका निभाती थी। गुप्त काल में प्रमुख नगरों का प्रबंध नगरपालिकाएं चलाती थी और नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाते थे। वह कुमारामात्य की श्रेणी का अधिकारी होता था। नगर प्रशासन में पुरपाल की सहायता करने के लिए भी संभवतः एक समिति होती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार नगर का पुरपाल चक्रपालित था, जो सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त का पुत्र था और उसी ने वहां सुरदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्तकालीन जिला प्रशासन के पश्चात अब हम लोग ग्राम प्रशासन पर विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। गुप्त काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा सरकार के सभी कार्यों को करती थी। वह गांव के सुरक्षा की व्यवस्था करती, निर्माण कार्य करती तथा राजस्व या लगान एकत्रित कर उसे राजकीय कोष में जमा करने का कार्य करती थी। दामोदरपुर से प्राप्त तीसरे ताम्रपत्र में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार है: महतर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक, कुटुंबिन। और इनका निर्वाचन की विधि और कार्यों के विषय में हमें उतनी अधिक जानकारी नहीं मिलती है। अब हम लोग गुप्तकालीन न्याय प्रशासन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी। समकालीन गुप्तकालीन लेखों से हमें उस समय के न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उतनी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन समकालीन स्मृतियों, विशेषकर नारद तथा बृहस्पति स्मृति से पता चलता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। इस समय
दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। सम्राट देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत माना जाता था। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट के अलावे एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक न्यायाधीश होते थे जो गुप्तकालीन साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थित अनेक न्यायालयों में न्याय से संबंधित कार्यों को देखते थे। व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अलग अलग न्यायालय होते थे जो अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। स्मृति ग्रंथों में पुग तथा कुल नामक संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है जो अपने सदस्यों के विवादों का फैसला करती थी। पुग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि कुल समान परिवार के सदस्यों की समिति थी। गुप्त काल में ग्रामों में न्याय का कार्य ग्राम पंचायतें किया करती थी। इस समय पेशेवर वकीलों का अस्तित्व नहीं के बराबर था। न्यायालयों में प्रमाण भी लिया जाता था। जहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ अग्नि, जल, विष, तुला आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को महादंडनायक, दंडनायक, सर्वदंडनायक इत्यादि कहा गया है। फाहियान के जो एक प्रमुख चीनी यात्री थे, फाहियान के विवरण से हमें पता चलता है कि गुप्त काल में दंड विधान अत्यंत कोमल था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और न ही किसी भी प्रकार की शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन, जिला तथा नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।